नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉक टेस्ट की हम लोग किताब कर रहे थे। इस मॉक टेस्ट में टोटल 15 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए थे। इसको मैं सोल्यूशन के साथ आपको करवा रहा हूँ। इसका जो सोल्यूशन है वो आपको एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पर मिल जाता है और एसएसजी गुरुकुल के ऐप पर ये 15 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाते हैं। वहाँ से आप एक बार में कर सकते हैं। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवाते हैं वो हम शाम को 8 बजे या रात में 9 बजे करवाते हैं। तो आपकी घड़ी में अभी बज चुके हैं 8, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मॉक टेस्ट नंबर 7वां हम लोग कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नंबर 7। ओके, इससे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, एफसीआई का बैच, एसएससी जीडी या एसएससी स्पेशल जीएस के लिए है ना, ये सारे वीडियो कोर्स मैंने आपके एसएसजी गुरुकुल ऐप में बेहतरीन तरीके से बनवा दिए हैं। आप इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं मिनिमम रेट पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है, इसको आराम से आपको करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, दिखेगा ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आराम से इसको समझिएगा और इसको अच्छे से हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इल्तुतमिश ने कौन सी इमारत बनवाई थी? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, जामा मस्जिद और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने। तो बहुत आसान सा प्रश्न है इसका तो बहुत आसान सा उत्तर आपको मिल जाएगा। दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा है? चलिए ठीक है, तो इसको मिला लेते हैं भाई। इल्तुतमिश जब बदायूं को सूबेदार था तो उसने जामा मस्जिद बनवाई थी। इल्तुतमिश जब बदायूं का सूबेदार था तब इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। अकबर ने 1569 में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी और 1570-71 में अपनी राजधानी आगरा से बदलकर फतेहपुर सीकरी कर ली थी। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना करी थी। तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी अच्छे से, फिर से बता देता हूँ। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसको बदायूं का गवर्नर बना दिया गया था। इसने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 में। अकबर ने 1569 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और गुजरात विजय के बाद इसने फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करने के लिए 52 मीटर का बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में करवाई थी, है ना। तो इसने जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, इस प्रकार से बहुत सारे नगर इसने बनाए थे। जैसे दिल्ली का फिरोज शाह कोटला भी शामिल है। तो लगा लेते हैं, ए का आंसर होगा 3, ए का 3 होगा, अर्थात यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा राजा कहाँ का था? जैसे रणथंबोर का राजा था हमीर देव। अब रणथंबोर का राजा हमीर देव था तो ए का 3 लगा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। रणथंबोर का राजा हमीर देव था। इसका मतलब जो चित्तौड़ के राजा कौन होंगे? तो आप कहेंगे राणा रतन सिंह होंगे। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव होंगे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने जब मलिक काफूर को भेजा था तब देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी कहते हैं, उसको पराजित किया था। तो गुजरात का राजा था कर्णदेव, ठीक है ना। गुजरात का राजा कर्णदेव था, यानी कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय आपके आंसर है ये सारे। अगला प्रश्न, पुंजवर्धन भुक्ति मतलब जिला होता है। पुंजवर्धन जो भुक्ति था वो आपका बंगाल में स्थित था। आपका कहाँ पर स्थित था? बंगाल में। और जो पुंजवर्धन था ये गुप्त साम्राज्य का एक अंग था। ये क्या था बच्चों? आप कहेंगे गुप्त साम्राज्य का एक अंग था। तो ये गुप्त साम्राज्य का ही अंग था। कौन बच्चों? तो आप कहेंगे पुंजवर्धन। तो ये पड़ेगा आपका बंगाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा, पुंजवर्धन का हर्षवर्धन वगैरह से कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, है ना। तो कौशाम्बी का राजा था उदयन। कहाँ पे लिखा है? हाँ, तो कौशाम्बी का राजा था उदयन। कौशाम्बी का राजा कौन था? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। यदि हम लोग बात करें मगध की, तो मगध में एक वंश होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने करी थी। अजातशत्रु ने की थी। और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। कौन था बच्चों? उदयन। तो अजातशत्रु का बेटा उदयन था जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी राजगृह या ग्रीवरज से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी थी। इसके बाद जो कौशाम्बी लिखा हुआ है, इस कौशाम्बी ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप कहेंगे वत्स की। वत्स महाजनपद की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। वर्तमान में ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र है।
इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र आपका मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर किसको माना जाता है? तो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर आपका राखीगढ़ी को माना जाता है, और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। राखीगढ़ी की खोज सूरज भान ने की थी। सूरज भान ने की थी। समझ में आ गया। कालीबंगन आपका राजस्थान में है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है। कालीबंगन से हमको ऊंट की अस्थियां मिली हैं। कालीबंगन से हमको ऊंट की अस्थियां मिली हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं। इसके बाद लकड़ी की बनी नालियां मिली हैं। लकड़ी की नालियां मिली हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बात है, यहां से हमको काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। काले रंग की चूड़ियां मिली। चूड़ियां मिली। लोथल आपका गुजरात में है, और ये हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। यह हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। यहां से फारसी मुहर मिली है, यानी फारस की मुहर मिली है। यहां से हाथी दांत मिला है। यहां से हाथी दांत मिला है। यहां से इसको हम लोग लघु हड़प्पा के नाम से जानते हैं। हड़प्पा को हम लोग लोथल को हम लोग लघु हड़प्पा के नाम से जानते हैं। कालीबंगन आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित था, है ना। धौलावीरा आपका गुजरात में है, और सबसे उन्नत जल प्रणाली धौलावीरा की थी। धौलावीरा यहां पे लिख लीजिए जल्दी से। एकमात्र नगर जो 3 भागों में बटा था। एकमात्र नगर जो 3 भागों में बटा था, कई बार प्रश्न आया है। और सबसे अच्छी जल प्रणाली, सबसे उन्नत जल प्रणाली, सबसे उन्नत जल प्रणाली आपकी धौलावीरा की थी। ठीक है, चलिए। इसके बाद लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा नदी के किनारे स्थित था। चलिए आगे प्रश्न बढ़ाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जब ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, कौन? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे, तब इन्होंने 15 वर्षीय योजना शुरू करी थी, और उसी 15 वर्षीय योजना के तहत इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो इसका आंसर है, आप लगाइएगा, आप आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए यहाँ पर लोग नियोजन समिति को समझ लेते हैं योजना आयोग, वहीं पर उनकी गड़बड़ी हो जाती है। जब गड़बड़ी हो जाती है तो फिर आगे वो कुछ कर नहीं पाते। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर इसके हम सदस्यों की बात करें, सुन लीजिएगा, यदि हम लोग इसके सदस्यों की बात करें तो आपका आंसर आएगा लाला श्रीराम, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, है ना, घनश्याम दास बिड़ला। तो लाला श्रीराम हो जाएंगे, घनश्याम दास बिड़ला हो जाएंगे, मोक्षांडम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे, जिनके नाम पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको जैसा कि पता है 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था, और त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस बने थे, और सुभाष ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, लेकिन दबाव पड़ा तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर त्रिपुरी के अध्यक्ष बन गए।
फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही एक नई पार्टी बना ली थी, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए। ए दलाल जो लिखे हुए हैं उसका नाम है आरदेशिर लाल दलाल। ठीक है, या आरदेशिर दलाल है इसका पूरा नाम। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? बहुत आसान सा प्रश्न है, 7वें का। जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी 7वें क्वेश्चन का आंसर। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो सारे आंसर बताएंगे। जल्दी बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे आराम से समझिएगा। जैसा कि आपको पता है 1893 में महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका चले गए थे, है ना। 1893 में गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे, भारत वापस आ गए थे, और 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि 1915 में आप आए हैं और 1916 तक आप बस ये देखिए कि भारत में चल क्या रहा है, भारत में चल क्या रहा है, क्या रहा है। तो भारत में चल क्या रहा है, इसलिए आप अपने कान खुले रखिए और मुंह बंद रखिए और आपको सारी स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ऐसा किससे कहा था? महात्मा गांधी जी से कहा था। तो ये हो गया आपका आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्हें भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु कहा जाता है, भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु कहा जाता है, भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु कहा जाता है। ये 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। 1905 में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बनाए गए थे। हो गया, चलिए। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, H.W. नेविंसन। आप लोगों ने वेब मिलर का नाम तो बहुत बार सुना होगा। वेब मिलर का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ये बात आपको पता है, लेकिन नेविंसन जी का संबंध है स्वदेशी आंदोलन से, है ना। किससे बच्चों? आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन से। अब स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1905 में, है ना। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है ना। तो यहां पर यह बात आपको समझ में आ गई। इसका आंसर है H.W. नेविंसन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से संबंधित है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंधित है। असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन के विरोध में यह स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, अपनाओ, है ना। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके पहले 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव रख दिया गया था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, है ना। और बहुत सारी चीजें थी। आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा का स्रोत था? तो यंग बंग आंदोलन, ये क्वेश्चन है। यंग बंग आंदोलन का संबंध है हेनरी विवियन डेरिजियो। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है ना, कई बार आया भी है, याद रखिएगा, है ना। हेनरी विवियन डेरिजियो इज द राइट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया, हेनरी विवियन डेरिजियो बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा सकता है। हेनरी विवियन डेरिजियो
है ना, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर था और जिसने, है ना, यंग बंग आंदोलन शुरू किया था। तो भी आपका आंसर हेनरी विवियन डेरिजियो है। तो याद रखिएगा, ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है, कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है ना, उसमें ये प्राध्यापक के रूप में थे, उसमें ये प्राध्यापक के रूप में थे। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे डेविड हायर की सहायता से, डेविड हायर की सहायता से राम मोहन राय ने, डेविड हायर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। और आगे बढ़ा जाए, चलिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं कुछ। अगला, इनमें से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? अब उग्रवादी के लिए हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग नाम लेते हैं लाल, बाल और पाल और घोष। तो लाल, बाल, पाल, घोष, ये नाम लेते हैं हम लोग। तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर होगा WC बनर्जी। यह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, यह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी बनाए जाते हैं, उमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। घोष से हो जाएगा अरविंद घोष, अरविंद घोष। पाल से विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अब क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस के गरम दल का एकमात्र व्यक्ति, क्वेश्चन पूछा जाएगा गरम दल का एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, बताइए कौन? गरम दल का, गरम दाल लिख दिया हमने यहां पे, गरम दल का, गरम दल का एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, जो, यहां स्टार डाल लीजिए, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष बना था। तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और उस विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, हिंसा भड़कने वाली थी, उसको रोकना था। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। अगले पार्ट पर आइए। अगला क्वेश्चन है डाबर जल संधि किसको जोड़ती है? अगला क्वेश्चन है डाबर जल संधि किसको जोड़ती है ना? तो आपको सारी जल संधियां याद होनी चाहिए, बताइए फटाफट से, डाबर जल संधि किसको जोड़ती है? डाबर, डाबर, है ना, फटाफट बताइए। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहां रह गई कमी देखो और सुधार करो। चलिए, डाबर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, इंग्लिश चैनल को बच्चों उत्तरी सागर से जोड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मलक्का, मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है, मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है, तो आपका आंसर आएगा अंडमान सागर को दक्षिणी चीनी सागर से। क्या आंसर आएगा? अंडमान को, अंडमान सागर को, अंडमान सागर को दक्षिणी चीनी सागर से जोड़ती है, दक्षिणी चीनी सागर से जोड़ती है। अगर मैं कहूं बाल्टिक सागर और बोथानिया की खाड़ी जो लिखा हुआ है, समझिए यहां पे जो बाल्टिक सागर और बोथानिया खाड़ी लिखा हुआ है, ये बताइए किसको जोड़ता है? बाल्टिक सागर और बोथानिया की खाड़ी ये लिखी हुई ना, इसको बताइए ये कौन सी जल संधि है। देखते हैं कौन लोग, कितने लोग बता सकते हैं, है ना। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वहां पर दिख जाएगा आपको। जल्दी बताइए। बिस्के की खाड़ी इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी इंग्लिश चैनल, जल्दी बताइए फटाफट से। सेल्टिक सागर, आयरिश सागर,
ये देखिए, ये सब तो आप सर्च कर लीजिएगा, जो मैं पूछ रहा हूं उसको बताइएगा फटाफट से, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं। क्वेश्चन है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे जिब्राल्टर जल संधि को। किसको कहते हैं बच्चों? आप कहेंगे जिब्राल्टर जल संधि को। क्वेश्चन है जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो कहेंगे भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य महासागर को अटलांटिक महासागर जोड़ती बच्चों जिब्राल्टर जल संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंडा जल संधि बहुत आती है पेपर में, सुंडा। आप लिख लेंगे जावा सागर को हिंद महासागर से। देखिएगा जावा महासागर को या जावा सागर को इंडोनेशिया में ना, तो जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ती है। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ता है? ओमान। तो आप कहेंगे हारमुज जल संधि। कौन सी जल संधि बच्चों? हारमुज जल संधि। और मक्कासार जल संधि जावा सागर को सेलिबीस सागर से जोड़ता है ना। चलो लिखा नहीं है यहाँ पे, कहाँ लिख दूं क्या? मक्कासार जल संधि इंपॉर्टेंट है। मकासर भी है, मकासर जल संधि, मकासर जल संधि। बेटा मकासर जल संधि पेपर में आई है और कई बार इसकी बैठक भी होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जावा सागर को सेलिबीस सागर से, जावा सागर को सेलिबीस सागर से, है ना। चलिए इतने काफी हैं। बाल्टिक में 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो हमने कितने बता दिए? 1 2 3 4 5 और 6। इसको मिलाना है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसको कहते हैं बच्चों? अफ्रीका को। विश्व की छत पामीर का पठार है। झीलों का देश फिनलैंड है। मोतियों का द्वीप बहरीन है ना। इसको एग्जैक्टली मिला लेना है। 1 का 3 2 का 4, 1 का 3 2 का 4, ये इसका सही आंसर हो गया, है ना। इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। फिनलैंड की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। और बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा, ठीक है। हीराकुंज बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो स्थित है आपका उड़ीसा महानदी के ऊपर, उड़ीसा महानदी के ऊपर, ठीक है। चलिए, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से नहीं प्रभावित नहीं होता। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट का नहीं है ना। ये आयोग का लग रहा है, लोक सेवा आयोग का। क्या बोलते हो, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? करेंगे, बताए देखते हैं। तो यहां पर लग रहा है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार रोकता है, ठीक है। इधर वाले विस्तार रोकता है, सही है। राजस्थान की सभी नदियां, गलत। सभी नदियां कैसे हो सकती हैं? राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरे होता है, या तो ए है या तो सही। जब ए सही कर दिया तो सी तो गलत हो ही जाएगा। अरावली धात्विक खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही है। ए और डी इसका सही आंसर है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी घिसा हुआ पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। इसकी जो उम्र है वो 570 मिलियन वर्ष है, 570 मिलियन वर्ष है। इसको दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर रायसीना हिल बना हुआ है, रायसीना हिल बना हुआ है। और इसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, इसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं, ठीक है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम
है ना, यौन अनुपात है, यानी कि लिंगानुपात, है ना। भारत का सबसे कम यौन अनुपात है, ठीक है, बताइए फटाफट से, जल्दी से। अरे वही जिसको दादरा नागर हवेली में मिला दिया गया है, मात्र 618 है, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दमन दीव, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं। दिल्ली में 868 हैं, दिल्ली में कितनी बच्चों, 868 हैं, दिल्ली में कितनी, 868 हैं। दादरा नागर हवेली में, है ना, दादरा नागर हवेली में 774 है। तो सबसे कम यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे दमन दीव हो जाएगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन, है ना, देना, बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। क्या कह रहा है, जो हमारे यहाँ मल्टी सेक्टोरल कंपनी है उसको हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। इनकरेज कर रहे हैं किस लिए, वैश्वीकरण की नीति को अपनाई है, सिंपल सी बात है, एलपीजी नीति है, एलपीजी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी बच्चों, 1991। प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, है ना। और वित्त मंत्रालय कौन संभाल रहे थे, मनमोहन सिंह जी। इसका आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। भारत में ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार कब लागू हुआ था, तो ई नाम लागू हुआ था 14 अप्रैल 2016 में, 14 अप्रैल 2016 में, 14 अप्रैल 2016 में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये होता क्या है, यह बाजार किसानों को, व्यापारियों को, खरीदारों को ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन सुविधा, व्यापारी ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है, किसानों को हो, चाहे व्यापारियों को हो और चाहे खरीदारों को हो, ठीक है ना। तो 14 अप्रैल 2016 में ये प्रणाली शुरू हुई थी। यहाँ पे फसल दी है और उनका रोग दिया है। चने में होता है विल्ट रोग, धान में होता है खैरा रोग, ये तो होगा नहीं क्योंकि B3 लिखा हुआ है ना। गन्ने में होती है लाल सड़न, गन्ने में क्या होती है बच्चों, लाल सड़न, कॉलीक्लोटाकम फल्केटम से होती है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 4। अरहर का उकटा या विल्ट रोग, अच्छा जो विल्ट रोग है वो चने में भी बहुत फेमस है, चने में भी फेमस होता है बहुत। और आलू में हो जाएगा झुलसा रोग, आलू में क्या हो जाएगा बच्चों, झुलसा रोग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब जो झुलसा, इसको हम लोग अंगैती या पछैती रोग कहते हैं, अगेती रोग और पछैती रोग, अगेती और पछेती, ठीक है, अंगेती और पछेती। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है बच्चों, शिमला में, है ना। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। धान की कुछ प्रजाति है उसको याद कर लिए, धान की प्रजाति में कुछ याद कर लीजिए। क्या याद करा दूं, धान की प्रजाति में कुछ, धान की प्रजाति, चावल की प्रजाति, याद आ जा, याद आ जा। हीरा मोती सोना सोनालिका, है ना, साबरमती, ये सब आपकी गेहूं की हैं। हाँ, कृष्णा, कावेरी, IR20, रत्ना, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, IR20, रत्ना। और भी है, चलो अब इतने याद कर लीजिए। आज साली, गन्ने की प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, आज साली, आज साली, है ना। चलिए, भारत में निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा लाभ कौन पाएगा। अच्छा समझिएगा,
मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, और महंगाई में सबसे ज्यादा लाभ किसका होता है? मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, यानी कि मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा तो कीमतें क्या हो जाएंगी बच्चों? बढ़ जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो समझ रहे हो, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई है, महंगाई में मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा और कीमतें क्या हो जाएंगी बच्चों? बढ़ जाएंगे। तो किसको किसको लाभ मिलेगा बताइए? किसको किसको लाभ मिलेगा? जल्दी बताओ बच्चों। जो उत्पादक वर्ग होगा उसको लाभ मिलेगा, ऋणी को लाभ मिलेगा, जो कर्ज देता है ना, उसको मिलेगा कि ऋणदाता को मिलेगा? ऋणी को लाभ मिलेगा कि ऋणदाता को लाभ मिलेगा? तो जो ऋणी है उसको लाभ मिलेगा, ऋणदाता को हानि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? निश्चित निश्चित वेतन जो प्राप्त करता है उसको हानि हो जाएगी, और जो परिवर्तित आय वाला है उसको लाभ हो जाएगा। धनी वर्ग और धनी हो जाएगा, निर्धन वर्ग और निर्धन होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मुद्रास्फीति के है ना प्रभाव होते हैं। तो मैंने क्या बताया? ऋणी को लाभ होगा और जो ऋणदाता है उसको हानि होगी। निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले को हानि होगी, आना परिवर्तित आय वाले को लाभ हो जाएगा। धनी वर्ग और धनी हो जाएगा, निर्धन वर्ग और निर्धन हो जाएगा। उत्पादक वर्ग को लाभ होगा, व्यापार असंतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे किसको लाभ हो गया? तो ऋणी को लाभ हो गया, है ना? ऋणी को क्या हो गया बच्चों? लाभ हो गया। लिख देते हैं प्रभाव, लिख दूं प्रभाव। ऋणदाता को हानि और ऋणी को लाभ, ऋणदाता को हानि और ऋणी को लाभ। ठीक है। उत्पादक वर्ग को लाभ, उत्पादक वर्ग को लाभ। व्यापार असंतुलित हो जाएगा, और भी जितना बताया उसको फटाफट से याद कर लीजिएगा। निश्चित वेतन जो प्राप्त करेगा उसको हानि होगी, निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले को हानि, कर्ता वाले को हानि होगी, हानि। ठीक है। तो लाभ किसको होगा? परिवर्तित आय वाले को। परिवर्तित आय वाले को क्या होगा बच्चों? आप कहेंगे लाभ होगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो इसमें मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, आसान है। हमने सोचा कैसा क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य कौन सा नहीं है? आंसर क्वेश्चन नंबर है 20। आराम से पढ़िए और आपका आंसर आ जाएगा, पढ़ते ही पढ़ते आपका आंसर आ जाएगा, है ना? चलिए, कर अनुपालन में सुधार करना, बिल्कुल सही है। कर अनुपालन में सुधार करना कर सुधार का एक उद्देश्य है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। कर आधार को विस्तृत करना, अरे ये भी सही है, कर आधार को विस्तृत करना। सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, ये भी सही है। अरे हाँ कि ना? कर सुधार में कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपाय को सुझाना, बस ये गलत हो गया। कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर के हिस्से में वृद्धि करने के उपाय को सुझाव देना, सही गलत? जल्दी सही फटाफट से। हाँ, गलत। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे उपभोग और कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा बच्चा? कंजप्शन और वस्तु की कीमत पर उल्टा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे सोच के कर लेंगे, हो जाएगा। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं। स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। स्थानीय स्वशासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। सिंपल सी बात है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग होता है। अब ए और बी में आप गलत कर लेंगे, ए और बी में आप गलत कर लेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि है ही नहीं, गलत है ना? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ नहीं था क्या? बताओ भाई, बहुत आसान सा था। 73वां संविधान संशोधन हुआ नहीं था क्या 1992 में? अरे हाँ कि ना? जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। अरे हाँ कि ना बच्चों?
तो कैसे कह सकते हैं? 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था हम लोगों के पास है ना, 11वीं अनुसूची में रखा गया है, भाग नंबर 9 में है। कैसे कह सकते हैं? तो पहला वाला गलत हो गया। भारत में लोकसभा स्पीकर क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयनित होता है। लोकसभा स्पीकर जो होता है बच्चों, वो लोकसभा के मेंबर ही मिलकर चयनित करते हैं। तो भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चयनित किया जाता है। क्या बच्चों? चयनित किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो चयनित होगा, चयनित, है ना। और मैं बता दूं, लोकसभा में लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता, अपने पद की शपथ नहीं लेता, अपने पद की शपथ नहीं लेता बच्चों, अपने पद की शपथ नहीं लेता। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है। इसके बाद अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं आपको कि क्वेश्चन ये है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है ना। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं, है तो बहुत सारे, है ना। इनको हटाने से पहले, है ना, लोकसभा के मेंबर द्वारा इसको हटाया जाएगा, लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है, है ना। जिसके लिए जो सूचना है वो इन दोनों को जब भी हटाया जाएगा कितने दिन पहले दी जाएगी? 14 दिन पूर्व दी जाएगी। संविधान में जब भी किसी को हटाना हो और सूचना देनी हो तो सूचना देने का प्रावधान 14 दिन पहले ही रहता है। एक सेकेंड। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर थे। और इनको हटाने का प्रस्ताव भी ले आया गया था, हटाने का प्रस्ताव भी ले आया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। ठीक है। और पहले उपाध्यक्ष आपके थे अनंत सैनम आयंगर, अनंत सैनम आयंगर, ये इसके पहले उपाध्यक्ष थे। पहले क्या थे बच्चों? उपाध्यक्ष थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे मीरा कुमार, मीरा कुमार। और दूसरी पूछा जाए तो आप कहेंगे सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? संघात्मक शासन, पहली बात तो संघात्मक शासन किससे लिया गया है? कनाडा से। संघीय शासन प्रणाली पेपर में आएगी कि संघीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश से अपनाई है? तो संघीय शासन प्रणाली या संघात्मक शासन, है ना बेटा, हम लोगों ने कनाडा से अपनाया है। और इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो आप कहेंगे केसी वियर। बिल्कुल सही है, केसी वियर इज द राइट आंसर, है ना। केसी वियर इज द राइट आंसर। अब ये होता क्या है संघात्मक शासन? इसका मतलब क्या होता है बेटा? संघ शासन का अर्थ होता है एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर काम करते हैं। संघ मजबूत होता है, याद रखिएगा, संघ हमेशा मजबूत होता है। दोनों एक दूसरे में आपस में सामंजस्य बिठाकर पूरे देश को चलाते हैं। अगला, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई को, धार्मिक और भाषाई दोनों को, धार्मिक, भाषाई और नर जातीय अल्पसंख्यकों यानी चारों को, है ना, यानी सॉरी तीनों को। तो आपका आंसर लगाएंगे धार्मिक अल्पसंख्यक और भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक, इनको सिर्फ मान्यता दी जाती है अनुच्छेद 29 और 30 में। आपने देखा होगा, अरे हाँ कि ना। अनुच्छेद 30 का जो सब आर्टिकल 1 है वो धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनकी स्थापित करने का अधिकार देता है और उनके प्रशासन का भी अधिकार देता है ना। तो अनुच्छेद 29 और 30 आप देखेंगे तो इसके लिए है, और 30 का जो पहला वाला है वो भाषा और धर्म के आधार पर देता है शिक्षण संस्था की स्थापना करने का अधिकार। शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासन या प्रशासित करने का अधिकार देता है। तो यहां पर लगा दिया हमने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। अगला प्रश्न देखिए,
धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भावार्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है, बस इसका ये मतलब है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये इसका मात्र मतलब है ना। अच्छा, भीमराव अंबेडकर की इस बात पे बहुत बहस हो गई थी। भीमराव अंबेडकर ने कहा था राज्य का कोई धर्म नहीं है का मतलब ये नहीं है कि राज्य में अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है तो उसको ठेस पहुंचाई जाएगी, है ना, किसी की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। राज्य का धर्म नहीं है खुद का, इसका ये तात्पर्य नहीं है ना। इसका एक और तात्पर्य निकाल सकते हैं भीमराव अंबेडकर के कहने पर कि जितने भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी धर्म के व्यक्ति निवास कर रहे हैं उन सभी की धार्मिक भावनाओं को सजोए रखा जाएगा। बात समझ आ रही है? और किसी विशेष धर्म को जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। राज्य हमेशा धर्म के मामले में अगर कोई निर्णय ले रहा है तो न्यूट्रल होकर लेगा, यानी तटस्थ होकर लेगा। क्या होगा? भारत में अनेक धर्म है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। और ये जो शब्द है ना, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, अखंडता और धर्म निरपेक्षता। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक बातें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। मिलाना है इसको, है मिलाई 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 ये विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनॉल, B3 आप बताइए, है ना, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, है ना। इसके बाद फॉलिक एसिड किसे कहेंगे? जल्दी बताइए। B9। अच्छा, रक्ताल्पता समझा देता हूं। रक्ताल्पता या एनीमिया, रक्ताल्पता या एनीमिया 3 विटामिन से होती है। विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B9। समझ रहे हो? सॉरी, B3 कह रहा हूं, B12, है ना, B12। तो 6 3 9 3 12 से होती है। तो आप कर लो जल्दी से। वर्णांधता, ये सही सॉल्वित है, बिल्कुल सही है। B3 पेलाग्रा है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता, वर्णांधता नहीं होगा, ये आनुवांशिक रोग है। ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता बच्चों, ये आनुवांशिक रोग है ना, नाइट ब्लाइंडनेस है। इसकी कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स, रिकेट्स होता है, रिकेट्स। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। इसको कहते हैं साइनोकोबलैमिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। और फॉलिक एसिड बता ही चुका हूं। अगर B9 है, B9 तो 9 की कमी से बताया ही हमने आपको, रक्ताल्पता या एनीमिया। और आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है, ये भी याद रखना है। आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो सारी बातें समझ में आ गई। आपको B3 का कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया, एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया बहुत आसान सा है। एनोस्मिया किसे कहते हैं? जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी से। एनोस्मिया किसे कहते हैं? सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाना, सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाना, यानी कि घ्राण संवेदना की कमी, नॉर्मल सी। ठीक है, अगला। ठीक है, ठीक, अगला। कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्रण धातुओं का है?
कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्रण धातुओं का है? पीतल बनता है जस्ता और तांबा से, जस्ता और तांबा से, ठीक है। कांसा बनता है तांबा और टिन से। नाइक्रोम बनता है निकिल, आयरन और क्रोमियम से। अरे बात तो क्या है, पीतल और कांसा लिखा तो है, हम भी सोच रहे हैं क्या तांबा तांबा दोनों में कॉमन है। बिल्कुल सही है, तांबा तांबा दोनों में कॉमन है। अरे हाँ कि ना? चलिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने सोचा यार कहाँ रह गया। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, देखो नदी से अगर समुद्र में प्रवेश करेगा, नदी से अगर समुद्र में प्रवेश करेगा तो जो समुद्र का घनत्व है वो क्या होता है बच्चों? समुद्री जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है। घनत्व अगर अधिक होगा तो जैसे ही नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, समुद्र का पानी खारा होगा ना, खारा होगा यानी घनत्व क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। और घनत्व अधिक होगा तो नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो हल्का सा ऊपर उठेगा ना, ऊपर उठेगा। सिंपल सी बात है। आपको देखा होगा जैसे मृत सागर में कोई मछलियां नहीं होती क्योंकि खारापन होता है ना। जो मछली है वो डूबती ही नहीं है, वो ऊपर तैरती रहती है, मर जाएगी। तो क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा। बच्चे जैसे प्रश्न होते हैं, है ना? क्यों? आप कहेंगे समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। ठीक है। मृत सागर में कोई नहीं मरता, याद रखिएगा। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता, समझिएगा ये, यदि यदि जल में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए, टुकड़ा डाल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे अपरिवर्तित। ये वाले क्वेश्चन पढ़े ना आपने फिजिक्स में हमसे? हाँ, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? हवाओं की ऊर्जा, हवा बह रही है ना, हवा चल रही है तो कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। सिंपल सी बात है ना? के बराबर हाफ mv², है ना? गतिज ऊर्जा तो केवल गतिज ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा है, याद रखिएगा, केवल गतिज ऊर्जा। और अगर कोई गेटिस ऐसे रबड़ है, कोई ऐसे खिंची हुई रबड़ है तो स्थितिज ऊर्जा है ना? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो बांध में भरा पानी है वो अपनी स्थिति कारण, तो वहां पे भी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है बच्चों? तो आप कहेंगे केवल गतिज ऊर्जा होती है। बताइए, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई? यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई? तो हम लोगों ने आज हम लोगों ने स्पीड से जीएस जीके के मॉक टेस्ट नंबर 7 कर लिए हैं। मॉक टेस्ट नंबर 7 का सोल्यूशन कर लिया है। टोटल कितने हैं बच्चों? टोटल मॉक कितने हैं? 15। टोटल कितने मॉक हैं बच्चों? 15 मॉक टेस्ट हैं। और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करा देंगे। इसको कंप्लीट कराते ही तुरंत ही मैं आपका हिंदी उठा लूंगा और हिंदी का मैं महामैराथन चला दूंगा। हिंदी का बच्चों क्या चला दूंगा मैं? महामैराथन चला दूंगा। और महामैराथन में हम लोग मात्र 2 दिन में है ना 15 मॉक टेस्ट कर लेंगे। हिंदी के 2 दिन में 15 मॉक टेस्ट जो होगी वो कर लेंगे। बात समझ आ रही है? फिर अगले 2 दिन में पूरा करंट अफेयर का मॉक टेस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो करा देंगे और आपके 15 के 15 मॉक टेस्ट आपके स्वाहा हो जाएंगे। बात में समझा पा रहा हूँ? सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो हम लोग स्पीड से अभी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि समय कम होगा और काम ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डेली बेसिस पे रात में 8 बजे आप आ जाया करिए। किसी भी हालत में आपको रात में 8 बजे आ जाना है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, अब बच्चे कहते हैं सर हमें पीडीएफ नहीं मिलती, हमें पीडीएफ नहीं मिलती, जबकि मैं डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ देता हूँ, है ना? जो भी मैं सोल्यूशन कराता हूँ, देख लीजिए, आपके सामने ही मैं दूंगा सारी पीडीएफ, ठीक है ना? डेली बेसिस पे देता हूँ। तो ये मॉक नंबर क्या हो गया बच्चों? ये मॉक नंबर 7 है ना? मॉक नंबर 7 का जो सोल्यूशन है यूपी पेट, है ना? यूपी पेट, ठीक है? इसको मैं
सेव कर रहा हूँ और आपके सामने कहाँ पर डाल रहा हूँ आप देखेंगे SSG गुरुकुल में। बात समझ में आ रही है? ये सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बस बने रहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना सर कहाँ पर आप डाल देते हैं सोल्यूशन, दिन भर कराते हैं, कराने के बाद कहाँ डाल देते हैं, मुझे मिलता ही नहीं है। मैं बता दूं बहुत सारे विद्यार्थियों ने SSG गुरुकुल के टेलीग्राम बहुत सारे बना लिए हैं अपने अपने मन से, अपने अपने मन से बहुत सारे टेलीग्राम बना लिए हैं। आप उनसे बेफिक्र रहें, आप उनको मत ज्वाइन कीजिए, है ना। 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर वाले जो टेलीग्राम है हम लोगों का, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। बात समझ में आ रही है? बीच में हमने टेलीग्राम बंद भी कर दिया था, लेकिन अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। अब सारे नोटिफिकेशन, सारी PDF, सारे मॉक टेस्ट, सारे सोल्यूशन, सारी इन्फॉर्मेशन, कभी अचानक से कोई क्लास लेनी हो, प्राइवेट रूप में क्लास लेनी हो, तो उसको मैं दे देता हूँ। देख पाएंगे आप ऐसे करके? ठीक है ना। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको करना क्या है मैं बता दूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका SSG गुरुकुल, ये है आपका बच्चों SSG गुरुकुल, है ना। ये SSG गुरुकुल आप देख पाएंगे। मॉक टेस्ट नंबर 6 का सोल्यूशन मैंने डाल दिया था, तो मॉक टेस्ट नंबर 6 का मैंने सोल्यूशन डाल दिया था। 16,593 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, 593 600 के आसपास। ये सब कुछ मैं इसी में डाल देता हूँ, देख पाएंगे सारा मॉक टेस्ट नंबर 5 का सोल्यूशन सब कुछ इसी में डाल देता हूँ। बस ये जैसे क्लास खत्म होगी, है ना, देखो मॉक टेस्ट नंबर का सोल्यूशन, ये भी SSC GD का सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है ना। सब कुछ जो भी दिया जाता है सब यहीं दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, है ना। रोज़ 8 बजे और 9 बजे हम लोग से सामने जुड़ना है। SSC का भी अब तो मैंने शुरू कर दिया है। SSC वाले सभी बच्चों को जोड़ दो, बहुत जल्दी हम लोग को 1 मिलियन पहुँचाना है इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू।